अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उनका इस्तकबाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किया और वो इस दौरे का मकसद ये कहा जा रहा है कि ईरान शुक्रिया अदा करना चाहता है पाकिस्तान का। जो ईरान इसराइल और ईरान अमेरिका जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क का साथ दिया, उस पर ईरान और उसके अवाम बहुत खुश हैं। और उम्मीद है, पाकिस्तान को भी उम्मीद है, पाकिस्तान के लोगों को भी उम्मीद है कि ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तक़बिल में बेहतर करने की तरफ एक अहम कदम होगा। और इस्लामाबाद आने से पहले ईरानी सदर पहले लाहौर पहुँचे, वहाँ पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। और फिर वो वज़ीर-ए-आला के साथ अल्लामा इकबाल के मज़ार पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ फातिहा ख़ानी की। ईरान का बहुत गहरा रूहानी ताल्लुक़ है अल्लामा इकबाल साहब से, जिस तरह तुर्की का है, क्योंकि अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ हैं। उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की है, उर्दू में भी की है। और ईरान का जो इनकलाब है उस पे अल्लामा इकबाल की शायरी का बहुत गहरा असर है और ईरान में उनकी बहुत इज़्ज़त है, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में है। ये तो हमारी थी आज की अहम खबर। और आज के प्रोग्राम का तारुफ़ करवा दूँ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, नया मिसाक़ जमहूरियत मुमकिन है या नहीं। और इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, जो कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, और जो अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ 31 जुलाई और 1 अगस्त को APC थी, उसमें भी उन्होंने शिरकत की भरपूर। और उसमें बहुत एक लंबा एलामिया जारी किया उन्होंने। शायद ही कोई ऐसा मसला पाकिस्तान का रह गया हो जिसका उसमें ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन इस के मुखालिफ हुकूमती जमात के ख़्याल में कुछ मसाइल ऐसे थे जिसकी तरफ इस एलामिया में तवज्जो नहीं दी गई। हम उस पर भी बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा अमेरिका से डील और चैलेंजेस। पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, 19% सिर्फ टैरिफ लगा है पाकिस्तान पे अमेरिका ने। और इंडिया के मोदी की ट्रोलिंग की जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। लेकिन क्या ये हमें एहतियात करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अमेरिका से दोस्ती भी महंगी है और दुश्मनी भी महंगी। और हमें तो बहुत अच्छा तजर्बा है अमेरिका से दोस्ती का, बहुत सालों पुराना। इस पर हम बात करेंगे माहिर मईशत हुमा फ़खर साहिबा से। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन हम एक ऐसा शायद मुतनाज़ बात करेंगे आज, शायद, क्योंकि हमारे ख्याल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ़ेल हो गया है। और उसकी वजह यह है, हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बताएंगे कि जब से ये शुरू हुआ है पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं। वजूहात क्या हैं ये हम आपको अपने एडिटोरियल में बताएंगे। तो सॉरी, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हम आपको देखते रहे हैं मुसलसल TV पे, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सरगर्मी रही है। और मुश्तरका एलामिया एक जारी हुआ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने APC मुनक़िद की थी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन मैं ज़ाहिर हमारे आज के उसमें जो हमें समझ आई है, हो सकता है हमारी समझ में फ़र्क हो, कि कोई नया मिसाक़ जमहूरियत टाइप कोई चीज़ आप ये सारी जो अपोजिशन की जमातें ये चाहती हैं कि सियासी जमातों में कोई ऐसा एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय हो जाए जिससे जमहूरियत भी मजबूत हो, बुनियादी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी आगे बढ़े। तो आपके ख्याल में ये मुमकिन है, जबकि हम देख रहे हैं कि खान साहब ने एक पोजीशन ली हुई है और एक पोजीशन जो हाइब्रिड निज़ाम है उसने ली हुई है, दोनों की पोजीशंस कहीं मिलती नहीं हैं, तो कैसे मुमकिन है ये? देखिए, पहली बात यह है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये फोरम था, वहाँ पे हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद थे। जो भी मुल्क के अंदर मसाइल हैं, बलूचिस्तान का हो, KP का हो, किसान का हो, मज़दूर का हो, वो सब ने आके वहाँ पर बात की। तो इलामी में सबके मसाइल का जिक्र कर दिया गया है। हम मिसाक़ की बात हमेशा करते हैं, मिसाक़ जमहूरियत भी हुआ, उसके बाद जो जमहूरियत का हाल हुआ वो भी आपके सामने है। अब फिर मिसाक़ की बात हो रही है, तो मिसाक़ आपके पास मौजूद है, उसका नाम आइन है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात करता है, ठीक है, कानून की हुक्मरानी की बात करता है। इस मुल्क में अगर आपने तरक्की करनी है, मसाइल का हल करना है, उसकी इब्तदा मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी से है। आज ना मुल्क में कानून है, ना आइन है, ना जमहूरियत है, ना पार्लियामान है। तो ये नहीं है, तो ये लाने के लिए क्या करना चाहिए? आइन मौजूद है, नहीं तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करें। देखिए, 2 बड़ी सियासी जमातें हैं ना, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो एक तरफ है।
वही बड़ी सियासी उन बात है। सब ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ। ठीक है, तो वो एक आपका मतलब है जो हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त चल रहा है वो गैर आइनी है। सर मैं हाइब्रिड को नहीं जानता क्या है, मैं पाकिस्तान के आइन को जानता हूँ। अगर हाइब्रिड निज़ाम जो आपने बनाया है जिसका कोई तफसील मेरे पास कम से कम नहीं है, वो अगर आइन के मुताबिक है तो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए आपने कहा तफसील आपके पास नहीं है, लेकिन आपके जो नाकिद हैं वो कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम का आगाज़ ही आपकी वजारत उज़्मा से हुआ और जिस वक्त फिर मुझ पर पर्चा दर्ज कर। नहीं देखिए ये बात बड़ी अजीब है कि हाइब्रिड, मैं किसी हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा नहीं था। वो जब जनरल फैज़ ने साइन किए एक मुआहदे पे, वो उनके पास इख्तियार नहीं था, जनरल आपकी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। तो वो शुरू जो, मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, नहीं इल्ज़ाम है, मैं ये कबूल करता हूँ कि वो तब से शुरू हुआ। अब उसको उस जिन को जो बोतल से बाहर आ चुका है, जिसमें खान साहब ने भी हिस्सा डाला बहुत ज़्यादा, ये तो आप मानते हैं ना। सर वो जिन नहीं था, कोई जिन नहीं था, हमने किसी बोतल से बाहर नहीं आया। एक यहाँ पर धरना हुआ, उसके हक़ाइक़ क्या हैं वो भी वक्त के साथ आप सबको पता चल जाएगा। उसके नेगोशिएशंस हुए, ठीक है, मुल्क का दारुल हुकूमत बंद था, नेगोशिएशंस हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर दाखिला मौजूद थे और मैंने उनसे कहा था कि आपने इस पर दस्तखत नहीं करने, ये कमिश्नर करता है, आईजी पुलिस करता है। जब दस्तखत हो गए उन्होंने कर दिए, मैंने जब देखा तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि ये उन मुजाहिरीन की डिमांड थी कि जनरल फैज़ जो हैं वो भी एक हुकूमत के मुलाजिम हैं, डीजीसी हैं, वो भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप भी कर दें, मैंने भी कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने कबूल कर लिया, ये बात हो गई। अब आप आज हाइब्रिड की बात इमरान खान साहब भी कर रहे थे, आज भी हाइब्रिड प्लस की बात हो रही है, प्लस प्लस की बात हो रही है। अगर ये आइन के मुताबिक है, जो जनरल फैज़ ने साइन किया, जनरल अपने एहसन साहब ने साइन किया, उसमें कोई रुकावट नहीं है आइन के मुताबिक। दोनों हुकूमत के मुलाजिम में दोनों साइन कर सकते हैं। उन्होंने हलफ भी, एक ने हलफ भी उठाए हुए आइन के मुताबिक, वजीर के तौर पे, एमएनए के तौर पे, एक ने हलफ उठाए हुए आर्मी के। उनका सियासी मामला से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, हल्फ भी तो है ना। क्यों नहीं है सियासी मामला? क्यों नहीं है? नहीं, उन्होंने हल्फ उठाते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे ना। अगर उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है हुकूमत की तरफ से तो उसकी ओनरशिप आप लेते हैं या आप हाइंडसाइट में समझते हैं कि आपको उन्हें सैक कर देना चाहिए था? नहीं, सैक क्यों करना चाहिए? हमने भेजा था, हमारी टीम थी जो वहां पर बात कर रही थी। जिस तरह जीआईटी जब बनी थी उसके अंदर आईएसआई के अफसर थे। नहीं, आपने कहा दारुल खुलाफा बंद था, ठीक, बंद था, तो दारुल खुलाफा बंद नहीं होना चाहिए ना। जी नहीं होना चाहिए ना। तो अगर दारुल खुलाफा बंद हुआ, उसके पीछे वजूहात थी, कौन लाया था उनको और कहां से उनको मदद आई जब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया? आपके इल्म में ये बातें वो आपको तारीख बता देगी ना, वो हो गया ना। अब हमने मसले को हल करना है। चैप्टर आपने खुद देखा, लिखा, हेलीकॉप्टर से आपने देखा कहां से लोग आके वो उनको पुलिस को उन्होंने वापस भिजवा दिया। तो वो तो जाहिर है सर कहीं से लोग नहीं आए, वहीं से जत्था था, उन्होंने वापस उनको ग्रेनेड मारे, ये हकीकत है। अच्छा चले, अब ये हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो मेरा अमल आइन के खिलाफ था तो मुझ पे मुकदमा। नहीं आप पे नहीं मैं कह रहा। ठीक है, नहीं मुझ पे आप कह देना। नहीं देखिए मेरी बात सुन ले, उसके बाद इमरान खान साहब ने किया, अगर वो आइन के मुताबिक था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उन पर पर्चा दर्ज। कहते हैं कि मैं बजट पास करवाने के लिए भी सेक्टर कमांडर को फोन करता था कि आप आए। सर सेक्टर बंदे पूरे करवाएं, बात तय है ना, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए, बात तो ये है ना। तो फिर इसका मतलब हाइब्रिड निजाम ठीक है? नहीं, मुझे नहीं पता हाइब्रिड क्या, उसको क्वालिफाई कर देना कि ये हाइब्रिड निजाम। अगर पार्लियामेंट में यही सियासी जमात के मेंबरान पूरे करने के लिए आपको सेक्टर कमांडर की जरूरत है तो इसका मतलब ही हाइब्रिड निजाम है। जब आपने इस मुल्क के तमाम अफसरान की प्रमोशन को कंडीशनल कर दिया है इंटेलिजेंस रिपोर्टों पर, ठीक है, तो फिर ये हाइब्रिड निजाम है। ठीक है। अगर ये आइन के मुताबिक है तो दुरुस्त है। अगर आपको जरूरत पड़ती है इंटेलिजेंस के इदारों की एमएलए को लाने के लिए, मुझे नहीं पता लाने का मतलब क्या है, वो नाराज है नहीं है, आप उन अफसरान को इख्तियार दे सकते हैं। तो फिर झगड़ा क्या है? झगड़ा यही है ना कि अगर आइन के मुताबिक है तो दुरुस्त है। तो अभी ये अगर आइन के मुताबिक नहीं है तो दुरुस्त नहीं है। ये आइन और कानून के मुताबिक है कि जितनी प्रमोशन होनी है ब्यूरोक्रेट्स की वो आईएसआई के क्लियरेंस से होगी। ठीक है, ये हमने अगर बना दिया ना, आइन में है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आइन में है फील्ड मार्शल का अपॉइंटमेंट करना, आइन में अगर प्राइम मिनिस्टर किसी की जिम्मेदारी लगाता है, जैसे आपने कहा मैंने जिम्मेदारी लगाई कि आप ये कर लें, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी की जिम्मेदारी लगाता है आइन में, किसी की भी हो, तो फिर वो तो आइन और कानून तो फिर ये सारा कुछ क्या है, ये इतना कुछ है। बलोचिस्तान की आपने बात की, बलोचिस्तान पे ये एतराज है, ये क्या लिखा हुआ उसमें, इस पे किस में
क्या अलावी में क्या खराबी है? ये 1973 के आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्री और मुनसफाना इंतखाबात, सूबा बलूचिस्तान की सूरत हाल, सूबा खैबर पख्तूनख्वा। सर मैं यही बात कर रहा हूँ ना। अब आप मसला क्या आज है, मसला क्या पाकिस्तान में? जी मसला ये है, आप आगे ना जाएं, ठीक है, आप चैप्टर 1 को ले लें। सॉरी, चैप्टर 1 आर्टिकल जो आइन का है, ठीक है, आर्टिकल 18 से 28 तक 21 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, इनको एक एक पढ़ लें। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ लें, बुनियादी, आप एक एक करके बुनियादी हकूक, आप एक एक करके। तो उसकी क्या वो आज इस मुल्क के शहरियों को अवेलेबल है? ठीक है, लेकिन ये मसला यहाँ से पैदा होता है। मेरा सवाल आपने फंडामेंटल राइट्स ही ले लिए पाकिस्तान के अवाम से, वो वापस करें। ठीक है, आपने रिश्ता तोड़ दिया है रियासत और शहरी का। फंडामेंटल राइट्स वो बुनियाद होती है जिस पे मुल्क चलता है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि एक वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत होती है, वन आफ्टर द अदर, वो इसी निज़ाम को जब वो आते हैं पावर में कबूल करते हैं और उसको स्ट्रेंथन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो पावर से निकलते हैं वो इसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल तो यह है, इमरान खान की अगर हम बात करें, उन्होंने गलतियां की, मतलब आपकी मैं नई मिसाल देना चाहता, लेकिन नहीं, आप दें मिसाल। मैंने कुछ किया, मेरे पर्चा दर्ज होना चाहिए। गिरफ्तार किया गया बगैर किसी कसूर के, आप इतने महीने जेल में रहे बगैर, मैंने कभी शिकायत की है? मेरा शौक भी पूरा हो गया आपका। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म एक ने किया ना, सर जो करने वाले उनका क्या असर है? उसने जो कुछ किया, ये 18 से 22 तक जो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं, उनकी खिलाफवर्जी उन्होंने की। उन्होंने कोई माजरत की? बिल्कुल की है उन्होंने माजरत। उसका ये मतलब नहीं कि आप भी करनी शुरू कर। उन्होंने दारुल खिलाफा बंद, आपने दारुल खिलाफा बंद नहीं करना चाहिए। कितनी बार दारुल खिलाफा हुआ है? अभी भी बंद हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ ना। मैं देखें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आइन को इम्प्लीमेंट करें। आप कह रहे हैं 7 अगस्त से आप भी यही करेंगे काम, तहरीक चलाएंगे? महमूद अशरफ से कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, तहरीक चलाना उनका हक है। आइन के आर्टिकल पढ़ लें, 8 और 28 में हक दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, राइट टू असेंबली है, राइट टू एसोसिएशन है। दारुल खिलाफा बंद नहीं कर सकते सर। मैं कह रहा हूँ, मैं कहा फ्रंट पार्क में राइट टू असेंबली कर लें। सर आप करें ना। हाँ, आप दारुल खिलाफा क्यों बंद किया है? दारुल खिलाफा वैसे ही बंद है, यहाँ कुछ नहीं होता। इसलिए दारुल खिलाफा वो लोगों पर मेहरबानी होती है कि उनको छुट्टी भी मिल जाती है। बात ये है, किसी को हक नहीं दारुल खिलाफा बंद करने का, लेकिन किसी को मेरा राइट ऑफ असेंबली भी लेने का हक नहीं है। आपने कानून बना दिया, आपने कानून पढ़े जरा। अच्छा चलें, हमने कल एक प्रोग्राम किया एक मार्की के अंदर। ठीक है, उस पे जो परमिशन लेने के लिए नाक से लकीरें निकालनी पड़ी, ठीक, जो धमकियां आई, और आप वो परमिशन देखें जो जारी की गई है, क्या वो आइन के मुताबिक है? अब मैंने अपना राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो डीसी से इजाज़त लेकर, थानेदार से इजाज़त लेकर मैं राइट ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करता हूं, जो मेरा फंडामेंटल राइट है आइन के अंदर। खराबी यहां से पैदा होती है। अच्छा, ये खराबियां बढ़ती जाती हैं। मैं एक फ़र्क मालूम करना चाहता हूँ। एक तो फंडामेंटल राइट्स के तहत आपके हम सब के हुकूक हैं, वो सल्ब नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारा भी तो एक रियासत से मुआहदा है ना कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे। अगर कानून हम तोड़ें, जो 9 मई को हुआ, 108 पीपल्स पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को सज़ा हो गई है। अमेरिका में यही काम हुआ तो सज़ा हुई, बरतानिया में यही काम हुआ, सज़ा हुई। दुनिया की 2 सबसे पुरानी और बड़ी जमहूरियतें, वहाँ भी तो फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट है ना। तो हम कानून तोड़ने को क्यों समझते हैं कि ये हमारा हक है? किसने कहा उनका हक? तो आप फिर सपोर्ट करते हैं कि ये सजाएं? मैं सपोर्ट करता हूँ हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई जो मुल्क का आइन तोड़ रहा है, जो मुल्क का कानून तोड़ रहा है। ये कार्रवाई करना रियासत की जिम्मेदारी है। अब मे 9 की बात कर लेते हैं। ठीक, एक सानिया है नंबर 1। ठीक, जब मुल्क के शहरी मुल्क की फौजी तनसीबात पर हमलावर हो जाएं, ये बहुत बड़ा सानिया होता है। हमने ये पता नहीं किया कि वो सानिया क्यों हुआ। हमने जिन लोगों को सजाएं दी हैं, क्या जो प्रोसीजर था उसका अदालत के अंदर वो दुरुस्त था? आप पता कर लेना। आपकी ज़रूरत ये थी कि शहादत इकट्ठी करते, कटहरे में खड़ा करते और लाइव टीवी कैमरा चलाकर लोगों को दिखाते कि इन लोगों ने मुल्क की फौजी तनसीबात पर हमला किया है।
ये इनको सजाएं मिल रही हैं। नहीं लाइव अगर आपका मेरी बात सुन, तो वो आपका एक प्रोसीजर भी, यकीन करें मैंने बहुत से तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है ना, मैंने बहुत से सिस्टम ऐसा है। भुट्टो की सजा देख लें, नवाज शरीफ की सजा देख लें, आपकी सजा देख लें, इमरान खान की सजा देख लें, हमारे सिस्टम ही ऐसा है। तो वो गलत ही तो अभी गलत आपने कर ये सही, लेकिन आपने एक खराबी अब आपने किया क्या है, आपने इस मुल्क के वफाक में अपोजिशन लीडर को, सबसे बड़े सूबे के अपोजिशन लीडर को 10 से 30 साल की सजाएं दे दी हैं। आप उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको जरा मंगा कर देख लें, देखिए उस जजमेंट को देख लें, इसका असर क्या होगा। एविडेंस बहुत किस्म का उसमें दिया गया है सर, मैं तो प्रोपेगेंडा, और उसके अलावा अगर आप देखें डिटेल्स, वीडियो एविडेंस भी दिया गया है, ऑडियो भी दिया गया है, गवाहान भी दिए गए हैं, एडमिसिबल है, एडमिसिबल एविडेंस है। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए कानून चीज़ों को तस्लीम नहीं करता, एविडेंस तो हमेशा दिया जाता है। हमारे साथ त्यारा साजिश केस में टनों के मुताबिक एविडेंस था, इलेक्ट्रॉनिक भी था, टेप रिकॉर्डिंग्स भी थी, डॉक्यूमेंटेशन भी थी, वो सब जज ने रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा ये कहाँ पड़ा हुआ था ये एविडेंस, ये किसने पेश किया है, इसकी क्या कानून शहादत के मुताबिक है या नहीं है, बातें खत्म हो जाती हैं। आप समझते उस वक्त अदालती निज़ाम बेहतर था आपसे? जी बिल्कुल बेहतर था। जिसमें जज ने रिजेक्ट कर दिया, पूरा FIR पहले दिन रिजेक्ट कर दिया था। रहमत हुसैन जाफरी जैसे जज भी थे, ठीक है। इस मुल्क में जज गुजरे हैं जो कानून के मुताबिक वो किसी के हुक्म पर नहीं चलते थे। तो अब जो बात है कि आपने जब एक मुल्क के अपोजिशन लीडर को, आपके यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है, इस तरह की सजाएं दे दी हैं, तो इससे क्या मैसेज आपने दुनिया को भेजा है। हम आज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम मईशत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन ले। तो ट्रंप को करने लगे थे, ट्रंप कह रहे मैं ओबामा गद्दार है, मैं उस पे ऊपर केस करने लगा। करें ना, दुनिया को मैसेज आप भी करें, हम भी कर चुके हैं, फिर आप भी कर लें। अगर किसी ने कानून, हमारा तो हालात ही ऐसे है ना सर, आप किसी ना किसी ने करना है, फिर आप जरूर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा किसने करना है, लेकिन एक बीच में मैं पहले ये बात करना चाहता हूँ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया है आपके इस 32 नुकात पर मुश्तमिल 5 सफ़ात के जो तवील एलामिया, उन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जो पाक इंडिया जंग हुई है और मुसल्लह अफवाज ने जो फ़तह ली, पाकिस्तान ने फ़तह ली, बड़ी खुशी की बात थी, उसका जिक्र नहीं किया। बलोच तलबा के हकूक़ का तज़किरा अच्छी बात है, लेकिन दहशतगर्द, भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द के हाथों चुन कर जो पंजाबियों को कत्ल किया जाता है वहाँ, उनके खून के बारे में कोई बात नहीं की गई। BLA की छाप बहुत गहरी थी इस एलामिया पे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। क्या ये तासुर दुरुस्त है, करना नहीं चाहिए था आपके ख्याल में? देखें, ये एलामिया कोई पंजाबी जो मारे जाते हैं, एलामिया नहीं है, ये मुल्क के मसाइल का जिक्र है। किसी को कमी रह गई पूरी कर देते हैं। इस बात को हर शख्स ने अपनी तकरीर में भी वहाँ पर कहा है, बहुत से अफराद ने कहा है। लेकिन मैं फिर गुजारिश कर दूँ कि अगर आप मुल्क में ये काम करेंगे, इस किस्म की जजमेंट्स आएंगी, इसको पूरी दुनिया देखती है, मुल्क की बदनामी होती है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अदालती निज़ाम की बदनामी, अदालती निज़ाम की बुनियाद पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि इसको जो आपने ये मुतालबात किए, सारी अच्छी बातें हैं, कोई जो मैंने पहले सवाल किया है कि एक तरफ हाइब्रिड निज़ाम खड़ा है, सियासी भी और सिविल और मिलिट्री क़यादत आपस में वो एक जगह खड़े, दूसरी तरफ खान साहब हैं, दोनों अपनी जगह से नहीं कोई लचक दिखा रहे, ख़ास तौर पे खान साहब की तरफ से। जब वो अपनी माजी की गलतियों को नहीं मानेंगे, सियासी रास्ता सियासत में तो लचक होती है ना, झुकना पड़ता है ना, वो क्यों नहीं झुक रहे, और आप उन्हें क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे सब लोग कि वो ये करें और आगे बढ़े? मैं उस लचक के हक़ में नहीं हूँ जो आइन के मुताबिक नहीं है। नहीं, अगर उन्होंने दूसरी सियासी जमातों से क्या उनके लीडरान से ज्यादतियां की हैं तो उसकी वो माजरत कर लें, बिल्कुल माजरत कर लें, तो उसमें क्या ज्यादती है और वो माजरत कर लें, सारे माजरत कर लें आपस में। तो क्या आपने जो कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर, इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है उसकी बिल्कुल माजरत की जरूरत है। उन्होंने मुल्क में जमहूरी कदरें खत्म की, ठीक, उन्होंने पार्लिमानी कदरें खत्म की, अपोजिशन को जेल में डाला, ये हुकूमत आई, जमहूरी कदरें खत्म, पार्लिमानी कदरें खत्म, पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को उठाया गया, मेंबरान असेंबली को मारा गया, पीटा गया, उनकी वफादारियां बदली गईं, लोगों के घर तोड़े गए। क्या ये जमहूरियत है? अगर उसने गलतियां की तो आप भी गलतियां करेंगे। आप एक दूसरे से माफ़ी मांगनी है, सब माफ़ी मांग लें इस मुल्क में। यहाँ कोई भी बरी जिम्मा नहीं है, मेरे समेत।
हम सब माफ़ी मांगने वाले लोग हैं, लेकिन मुल्क को आगे चलाएं, ये नफ़रत ख़त्म करें, ये निफाक ख़त्म करें। हुकूमत जमहूरियत सिर्फ हुकूमत का नाम नहीं होता। जमहूरियत में अपोजिशन का उतना ही बड़ा रोल होता है। अपोजिशन को अपोजिशन समझें, उसको दीवार से मत लगाएं। ठीक, हर रोज़ जेलों में डालें, उनकी सीटें ले लें। ये हमने बहुत तमाशे देख लिए ज़िंदगी में, इतने देखे कि आपने भी हमसे भी ज़्यादा देखे। तो चले ये आजमा ले एक दफ़ा फिर। आपसे कम देखे लेकिन देखे बहुत हैं जी, तो फिर आजमा ले। हाँ, तो सही कह रहे हैं आप। ज़ाहिर है ये तो एक ऐसा विशेष साइकिल है। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब हमसे बात करने का। वक्त तो एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हॉट इशू अमेरिका से डील और चैलेंजेस। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हो हमारा आज के हॉट इशू का, अमेरिका से डील और चैलेंजेस। हमें ज्वाइन किया हुमा फ़खर साहिबा ने, जो माहिर मईशत हैं और इक्विटी फर्म भी चलाती हैं और साथ चावल की एक्सपोर्ट भी करती हैं, बिज़नेस वूमेन है। इनसे बात करेंगे। और जो यहाँ पे एक मिक्स फीलिंग्स है, बाज़ लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी डील है, ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं ख़ास तौर पे इकॉनमी के, उनके ख्याल में डील बहुत अच्छी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है इंडिया के साथ अगर हम मुकाबला करेंगे तो 29% सब पे टैक्स आयद किया था अमरीकी सदर ने, पाकिस्तान भी, इंडिया भी। इंडिया पे 25% अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान पर 19% किया गया है। बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका जो पाकिस्तान के कंपेटिटर्स हैं, उन पे 20% टैक्स आयद है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन कितना फ़ायदा होगा जब पाकिस्तान में बिजली बांग्लादेश से 40% महंगी है, एक्सपोर्ट्स पर 62% टैक्स पाकिस्तान ने आयद किया है, और इसके अलावा बांग्लादेश से हमारी जो लेबर है वो भी महंगी है। तो हुमा साहिबा ये बताइएगा, आपने आपके ख्याल में ये डील जो है पाकिस्तान को मिली है, यहाँ पे मिक्स फीलिंग है पाकिस्तान में, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के हक में अच्छी है या पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ेगी इसमें से जूस निकालने के लिए? अब्सार साहब, पहली चीज़ तो ये मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं आएगा। सो द बिग क्वेश्चन इज़ कि हम इस डील को मोबिलाइज कैसे करते हैं। अगर आपका सवाल पूछें कि ये अच्छी डील है या नहीं, आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट डील। और उसकी ये वजह है कि ये कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम $5 बिलियन, $10 बिलियन लेके आ रहे हैं, या हम कोई ग्रांट में इजाफा कर रहे हैं, या हम बेगिंग बोल में डाल रहे हैं। हम एक रियल डील की बात कर रहे हैं, ट्रेड डील विद 4-5 टारगेटेड सेक्टर्स। अब ये डेवलप अनफोल्ड कैसे होती है और आगे डिटेल्स क्या आती हैं वो देखनी पड़ेंगी। बट इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक 5 तिहाई के बाद एक टेबल के अक्रॉस बैठ के हमने बेगिंग नहीं की, एक डील आई है। ये भी बात दुरुस्त है कि वी वर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ये उसका एक प्रोडक्ट है। बट हाउ कैन वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर व्हेन वी आर एबल टू टर्न दिस पेज? ये एक हमारी आपके ये हिस्टोरिकल हो सकता है अगर हम थोड़ा सा अपने आप को वी पुट आवर एक्ट राइट। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि आपने कहा कि 50-60 साल बाद हमने क्रॉस द टेबल बैठ के बेगिंग नहीं की, ट्रेड डील की है। गुड इनफ, एक्सलेंट डील तो मैं नहीं समझता ये है। जबकि हम देखते हैं कि पहले 10% टैक्स, अब 19, हम उस तरफ से देखें ना, हम ये ना देखें 29 से 19 पे, 10 से 19 पे चला गया। हमारे यहाँ बिजली की प्राइस ज़्यादा है, हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। $5 बिलियन सिर्फ हम सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल ही एक्सपोर्ट करते हैं, 90% तो वो है, और चीज़ों में हम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमारी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। तो बगले इतनी बजाने की जरूरत क्या है? कल को वो बदल दे या इंडिया की कम कर दे। अग्रीड। तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? बट अब्सार साहब, आप ये देखिए कि चाइना ट्रेडिशनली हमारा इन्वेस्टर रहा है। अमेरिका हमारी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। आई मीन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट में आपके टेक्सटाइल्स, टेक्नोलॉजी, माइनिंग, ऑयल, इन जैसे सेक्टर्स को मज़ीद सपोर्ट में जाना इज़ अ, या वो तो अग्रीमेंट आएगा तो ऑब्वियसली देखेंगे, लेकिन ये अनाउंस तो नहीं हो सकता था विदाउट हैविंग अग्रीड इन ऑल। बात हुई है, वो ताने दिए हैं ट्रंप ने मोदी को, ट्रोल किया है, मानता हूँ, इस पे हमें खुशी हुई है। जज्बाती कौम है, इस तरह के नारों में खुश हो जाते हैं। लेकिन टेक्सटाइल्स इज देयर, श्रीलंका है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, हमसे कंपटीशन में है। आई जेन्युइनली फील, देखिए बांग्लादेश और वियतनाम को हम compete कर पाएंगे इन द US मार्केट आफ्टर दिस
concession that we have got. कैसे? Because 1% का फर्क है जी, बिजली हमारे यहाँ बहुत महंगी है, एक्सपोर्ट टैक्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, कैसे कम्पीट करें? जी, आई थिंक जो हमें वाटर स्पेस कहते हैं ट्रेड लैंग्वेज में, जो वाटर स्पेस इस 10% टैरिफ के डिफरेंस से मिल रहा है, आई थिंक वो ऑफसेट कर सकता है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। एंड इट इज टाइम वाटर स्पेसेस के आम लोगों को जी ऐसा है कि आप compete नहीं जब कर पाते तो आपको फिस्कल स्पेस जैसे कहते हैं उस तरह से ट्रेड में स्पेस मिल जाती है कि आपने टैरिफ कम कर दिया या नॉन टैरिफ बैरियर कम कर दिया ताकि आप इक्वल प्लेइंग फील्ड पे आ सके। नहीं उन्होंने हमारे तो कोई नहीं किया जो रिलेटिवली आया, आई थिंक इट विल रियली बेनिफिट जी। इट्स रियली, आई मीन आई पर्सनली थिंक इट्स अ ग्रेट डील। आई रियली थिंक कि अगर हम प्रॉब्लम हमारी मार्केट एक्सेस अब नहीं रही क्योंकि रीजन में उन्होंने हमें मार्केट एक्सेस सब्सिडी दे दी। प्रॉब्लम हमारी रही है सप्लाई साइड डिमांड, हमारी अपनी प्रॉब्लम जो हमारे सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अगर हम उनको नहीं कर पाते देन ऑफ कोर्स इट इज एज यूजलेस एज एनीथिंग। चलिए मैं आपके ऑप्टिमिज्म को चैलेंज नहीं करना चाहता, आप मुझे बताएं आपने कहा सप्लाई साइड पे हमारे चैलेंजेस क्या हैं, बताएंगी हम हमारे अपने अंदर क्या मसले हैं? जी अबसार साहब, जो अभी डे एंड एज चल रहा है सबसे बड़ी चीज़ लॉजिस्टिक्स। हमारी लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि अगर हमने माल बना भी लिया है तो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इतनी ज़्यादा कि वहाँ पहुँचने तक हम इन एनी केस एक्सपेंसिव। यू मीन कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ हम फैसलाबाद में, लाहौर में जब प्रोडक्ट बनी है उसे कराची पोर्ट तक पहुँचाने में जी वो एब्सोल्युटली पेट्रोल की प्राइसेस कम होनी चाहिए। नहीं वो भी है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, चावलों वाले प्रोडक्ट में हमारा जो कंपेटिटर है वो एक सब्सिडी देता है जो आपको कहीं नज़र नहीं आती बिकॉज ढूंढ के भी समझ नहीं आती। इट्स कॉल्ड सब्सिडी ऑन व्हील्स। तो जो भी प्रोडक्ट उनके कंपनी के वेयर हाउस से पोर्ट तक उस पर मैसिव सब्सिडी मिलती है। कहाँ? गवर्नमेंट की तरफ से? हुकूमत की तरफ से। अब आप बताएं। इंडिया जी वो भी एब्सोल्युटली, वो भी और कौन सा? और भी, लेकिन इंडिया बेसिकली वो कैसे देते हैं सब्सिडी ऑन व्हील्स, जरा समझाएंगे ये कॉन्सेप्ट? कि जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है आपके वेयर हाउस से लेके आपके पोर्ट तक उस पे आपको सब्सिडी देते हैं। वो शुगर में भी है, वो टेक्सटाइल्स में बहुत ज़्यादा है, राइस में भी है। तो उसमें पहले ही वो फिर एक और स्टोरी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम compete नहीं कर सकते। आप अभी देखिए, आई थिंक गुल अहमद को अभी आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, उनको अभी उसका बेड लिनन होम टेक्सटाइल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रोबेतो का उनको वो मिला है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग, वी कैन डू इट, एक्सेप्ट SMEs का इकोसिस्टम पुअर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री और ट्रेड मिनिस्ट्री अगर बैठ के सर जोड़ के इसके लिए कोई वे फॉरवर्ड नहीं निकालती देन ऑफ कोर्स एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आप वही बात करें जो मैं पिछले 30-40 साल से सुन रहा हूँ, और वो सब्सिडीज दें जितने मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडस्ट्रीज सब्सिडी नहीं मांग रहे, सब्सिडी नहीं मांग रहे। आई एम सेइंग कि दिस percentage where we are a little 1% even better than the lot around us, I think we can manage it very well. What we need is intergovernmental coordination, what we need is logistics, कि उसकी improvement में government, I mean आप world banks और इनसे बात कर सकते हैं। आप सिर्फ एक डेवलपमेंट को मत पकड़िए। मेरी ये है कि दूसरी एक एग्जांपल देते हैं, जब US बहरीन का से हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उन्होंने सिर्फ पैसे पकड़ के SME को नहीं डाल दिए थे कि इनको बहुत लॉस होने वाला है, या सिर्फ एक सफरिंग पावर्टी लेवल में नहीं डाल दिए थे। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग में बाकियों से भी ऑर्गेनाइज किया, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस। बहरीन में जी एग्जैक्टली, एंड दे डेवलप। बहरीन 25 करोड़ की बात है जी, बट हम अमाउंट्स तो हम कहाँ से कैपेसिटी बिल्डिंग 25 करोड़ की करें? 25 करोड़ की नहीं हो सकती, लेकिन जो एक्सपोर्ट कर सकता है। आप देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप टारगेटेड लेके आए कि आपने टेक्सटाइल, मेरे लिए टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी इज व्हाट द विन इज इन दिस। लेकिन टेक्सटाइल में वैल्यू एडिशन नहीं करते ना। 5000 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 10 कमांडमेंट्स आपने अगर देखी हो तो उसमें कहते हैं ये फैब्रिक है फ्रॉम द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, राइट? ठीक है। वो फिरौन को दिखा रहे होते हैं। तो उस वक्त भी हम फैब्रिक ही एक्सपोर्ट करते थे, आज भी फैब्रिक ही करते हैं। तो 5000 साल में वैल्यू एडिशन तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर नहीं सकी। एक चीज़ होती है अबसार साहब, वैल्यू एडिशन किसी मुल्क में भी देख लिए,
तब आती है जब इन्वेस्टमेंट आ रही हो। जब इन्वेस्टमेंट ही हमारे सिनारियो में नहीं आती है, देखिए एक एग्जांपल आपको चावलों में देते हैं। सो से हम एक 385 कैटेगरी चाइना जाती है, 385 को चाइना नहीं भेज पा रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने गैप दिया, हमसे इंपोर्ट करना शुरू किया और इतना ज़्यादा बेहतर हुआ। आई मीन देयर बाइंग बिकेम सो मच दैट वी बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन सम ऑफ द एरी कैटेगरीज। पॉलिसी शिफ्ट की वजह से हुआ? नहीं, चाइनीज स्टार्टेड टू टेक अस सीरियसली। चाइनीज एफटीए में थोड़ा सा पहले जब एफटीए हमारी हुकूमत ने कुछ किया उसमें कि नहीं किया? आई मीन हुकूमत का नहीं, बट द चाइनीज हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। तो फिर इसके बाद दूसरे बदले तो बदले, हमारी हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया। हमारी हुकूमतें क्यों नहीं कोशिश करती टू चेंज ऑफ देयर हार्ट? अफसार साहब, मुझे एक और चीज़ लगती है, द क्वेश्चन मार्क्स आर देयर ऑफ कोर्स, बट आई थिंक irrespective that we were there at the right time, at the right place, हमारी जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम गई हुई थी, as I understand and I have talked to other people, they played their cards brilliantly. So I think इस ऐसी डील को वापस लाना it is rare and a deal, the वाहिद डील on trade जिसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। मैं आपके ऑप्टिमिज्म से मुतासर हूँ, लेकिन विद पिंच ऑफ सॉल्ट कब बदल जाए और हमारी फाइनेंस टीम ने जो कुछ भी किया, देयर मोर देन व्हाट मीट्स द आई। बहुत कुछ पीछे और भी चल रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक, और उसमें इंडिया के साथ जो ट्रम्प की मोहब्बत ख़त्म हुई है उसका बहुत बड़ा रोल है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत शुक्रिया हुमा फ़खर साहिबा हमसे बात करने का। और वक्त ब्रेक के बाद हम आएंगे आज का एडिटोरियल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फेल, गुर्बत में इजाफा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जो एडिटोरियल आज हम करने जा रहे हैं वो शायद डेवलपमेंट सेक्टर के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन बात करनी चाहिए। जो समझ आ रही है वो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए लॉन्च किया गया था वो ख़ात्मा नहीं कर पा रहा और गुर्बत बढ़ रही है। हम आपको डेटा से ये आज बताएंगे और इसकी वजह यह है कि सरगोदा में 24 साल नौजवान ने गुर्बत से तंग आकर अपनी जान ले ली और लाश के हाथ से एक पर्ची मिली। जो नौजवान 2,84,000 रुपये का यूज़ था। और हम बताना ये चाहते हैं कि नौजवान का ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से था जहां 17 साल पहले गुर्बत के खात्मे के लिए एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया 2008 में। उसका नाम रखा गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ थी और उस आबादी का 1.8% जो घराने थे 30 लाख वो गुर्बत का शिकार थे। और उस वक्त 17% लोग गुर्बत के ख़त गुर्बत से नीचे थे। आज 2025 है और आज सालाना बजट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 716 अरब रुपए है और रजिस्टर्ड ख़ानदानों की तादाद 1 करोड़, कहाँ 30 लाख और कहाँ 1 करोड़, और आज आबादी हमारी 25 करोड़। तो आबादी का 4% आज वो ले रहा है जो उस वक्त 1.8% ले रहा था। और 17 साल में हमने आबादी में इजाफा भी किया, गुर्बत में कमी नहीं की, गुर्बत में इजाफा किया। और ये गुर्बत वो है जो यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड बैंक के मुताबिक $4.20 रोज़ाना पे रह रहे हैं और 1 करोड़ अफराद हल्के से झटका अगर लगे तो वो भी गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए ये कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं है। ये जो जिस तरीके से भी किया जा रहा है इसमें इस्लाहत होनी चाहिए। 2020 की पाइड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें किसी के हाथ में पैसे थमा देना और उसे सिखाए बगैर ये कोई मुनासिब नहीं है। और हर 3 माह बाद बगैर किसी शर्त के 14,500 रुपये दे रहे हैं। हम गरीबों की तादाद बढ़ा रहे हैं, उनको स्किल नहीं सिखा रहे, ना कोई हुनर है, ना मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ कदम बढ़ाया जाता है। स्टेट पर लोगों का इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने आप पहले 1.8% थे, अब 4% है। और ये प्रोग्राम कंडीशनल होने चाहिए। यूनिवर्सिटी से जो बच्चे बच्चियाँ ग्रेजुएट होते हैं उनको कुछ तालीम, तरबियत या हुनर के साथ इस इमदाद को मशरूत करना चाहिए, तभी इसका फ़ायदा होगा। वरना हम गुर्बत बढ़ाओ प्रोग्राम जारी रखेंगे। गुड नाइट।